सभी को गुड मॉर्निंग। तो अपनी क्लास है 12th क्लास की जो ज्योग्राफी है उससे संबंधित चल रही थी। किससे? 12th क्लास की ज्योग्राफी चल रही थी। और इस ज्योग्राफी में कौन सी ज्योग्राफी पढ़ रहे थे? मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ये पढ़ रहे थे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ज्योग्राफी में जो 3 बुक्स हैं उनमें से पहली बुक्स जो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका अध्ययन कर रहे थे। और इसमें भी हमारा पहला जो लेसन था मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र। इसका अध्ययन कर रहे थे मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र। इस चीज़ का अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें भी हम क्या, इसमें भी हमने 2-3 चीज़ें पढ़ ली थी। इसमें हमने पढ़ लिया था कि मानव भूगोल क्या होता है और इस भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं। उसके बाद में परिभाषाएं पढ़ ली थी। इसमें मानव भूगोल की 2-3 मुख्य परिभाषाएं थी यहाँ पे, जैसे बिराली ब्लास की थी, रेड जेल की थी और एलन सैंपल की थी। ये जो आपकी भूगोल की परिभाषा हैं वो पढ़ ली थी। उसके बाद आज हम जो इसमें अध्ययन करेंगे वो है आपका मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। देखो आप एक चीज़ पहले 1-2 चीज़ समझिए। एक शब्द होता है निश्चयवाद और एक शब्द होता है संभववाद। कौन सा होता है? संभववाद। और एक है नवनियतिवाद। इसको नियतिवाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियतिवाद। ये 3 शब्द हैं। इन 3 शब्दों को समझने से पहले आप ये नहीं समझ सकते कि मानव का प्रकृतिकरण कैसे हुआ है, प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण कैसे है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी कि भाई निश्चयवाद क्या है, नवनिश्चयवाद क्या है और आपका संभववाद क्या है। तो एक एक ले लेते हैं हम। सबसे पहले निश्चयवाद ले लेते हैं। कहते हैं निश्चयवाद को ले लेते हैं। आप भी साथ साथ में नोट कर सकते हो और इसके नोट्स बना सकते हो। सुनो, देखो आप अपने परिवार में बुजुर्ग लोग हैं, दादा, नाना, नानी, दादी। तो उनसे आप जब भी पूछते हो कोई चीज़, उनसे आप किसी भी चीज़ का जिक्र करो, आप उनसे कोई भी चीज़ हो, आप उनसे जिक्र करो कि आज उस जगह ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है? तो उनका एक ही जवाब आएगा कि सब पहले से क्या है, फिक्स है, या भगवान ने पहले से सब कुछ क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। जैसे मैं आपको आज यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी क्या है, भगवान का पहले से फिक्स किया हुआ है कि मैं उस दिन ऐसे ऐसे आपको पढ़ाऊँगा। ये चीज़ें समझ में आ रही है ना? अगर ये चीज़ है कि सब सारी चीज़ें पहले से फिक्स हैं, आप तो केवल निमित्त मात्र हो, जरिया हो आप। तो मैंने कह दिया कि भाई आज शाम को वर्षा होगी, तो इसका मतलब क्या है कि पहले से फिक्स है कि भगवान ने पहले से इन चीज़ों को फिक्स कर रखा है कि उस दिन वर्षा होगी। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ें या ऐसे काम या ऐसी वस्तुएं या ऐसे सभी कार्य जो पहले से फिक्स हैं, उनको केवल हम निमित्त मात्र हैं, केवल हम जरिया हैं। तो वो क्या कहलाएंगे? आपके नियतिवाद कहलाएंगे। मतलब प्रकृति में पूर्ण विश्वास करेंगे जो लोग। किसमें विश्वास करेंगे? प्रकृति में आस्था रखेंगे ये लोग। आस्था या विश्वास, क्या समझ में आया? कि ये लोग प्रकृति में आस्था या विश्वास रखेंगे। इसका मतलब
जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वर्तमान में, वैसे को जो भी घटनाएं वर्तमान में घटित हो रही हैं वो सभी पूर्व निर्धारित हैं। क्या है? पूर्व निर्धारित हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? जो भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो कोई भी घटना हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप घर बैठे पढ़ रहे हो, आप 12वीं में पढ़ रहे हो, आप आज मानव भूगोल प्रकृति का विषय क्षेत्र जो पुस्तक पढ़ रहे हो, आज ये लेसन पढ़ रहे हो, या आज वर्षा होगी, या आज जैसे आज मई का महीना चल रहा है तो इतनी तेज़ गर्मी पड़ेगी, इतना टेम्परेचर रहेगा, आज का टेम्परेचर इतना रहेगा, रात का टेम्परेचर इतना रहेगा। तो ये सारी घटनाएं, इवन यहाँ तक कि किसी का कोई एक्सीडेंट हो रहा है, किसी को कोई पारितोषिक मिल रहा है, किसी को कोई दंड मिल रहा है, किसी को कोई इनाम मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? पूर्व निर्धारित हैं। कैसी हैं? पूर्व निर्धारित हैं। मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं? पूर्व निर्धारित हैं, और प्रकृति ने इनको पहले से निर्धारित किया हुआ है। तो यही चीज़ क्या कहलाएगी? निश्चयवाद या निश्चयवाद कहलाएगी। क्या कहलाएगी? निश्चयवाद कहलाएगी, नियतिवादी। अब अगर आप इस नियतिवाद में विश्वास करते हो, आप कहते हो सर नहीं मैं तो नियतिवाद में विश्वास करता हूँ, और आप फेल हो गए या पास हो गए या मेरिट आ गई, तो आप क्या बोलोगे? सर अपना कोई दोष नहीं है, सब भगवान का फिक्स किया हुआ है पहले से। बोलोगे नहीं बोलोगे? अगर मैं कह रहा हूँ आपको, आप तेज़ बाइक चलाते हो, अक्सर बच्चों की आदत होती है कि भाई जो टीन एज में क्या तेज़ बाइक चलाते हैं, और तेज़ बाइक चलाते समय एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या हो गए? सर अपना कोई दोष नहीं है, इसमें अपना कोई दोष नहीं है। तो फिर किसका दोष है? सब पूर्व निर्धारित किया हुआ है, प्रकृति ने पहले से निर्धारित कर रखा है। इसका मतलब आप तेज बाइक नहीं चला रहे हैं, प्रकृति आपसे तेज बाइक चलवा रही है। तो यही चीज़ क्या कहलाती है? निश्चयवाद या नियतिवाद कहलाती है। थोड़ा समझ में आया? वापस रिपीट करता हूँ। ऐसी चीज़ें जो वर्तमान में घटित हो रही हैं, उनके संदर्भ में इन नियतिवादी भूगोलवेत्ताओं का कहना यह है कि वो सारी चीज़ें आपके द्वारा निर्धारित की हुई नहीं है, पूर्व निर्धारित है। क्या निर्धारित है? अब इसका जो समर्थक हुआ है, क्यों हुआ है? जो इसका प्रतिपादक है, प्रतिपादक कौन है? इसका प्रतिपादक है रेडजेल। कल भी जिक्र किया था हमने। कौन है प्रतिपादक? रेडजेल है। इसका प्रतिपादक कौन है? रेडजेल। तो रेडजेल, और रेडजेल मानव भूगोल की परिभाषा क्या देता है? रेडजेल कहता है कि मानव भूगोल है मानव समाज और किसके बीच? ये कहता है कि मानव समाज और धरातल, मानव समाज और धरातल के बीच जो अध्ययन है, मानव समाज और धरातल के बीच जो संबंधों का अध्ययन है, वो क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। कौन कहता है? रेडजेल कहता है। मानव भूगोल पर जो मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का जो अध्ययन है, वो क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। रेडजेल किसका प्रतिपादक है? निश्चयवाद या नियतिवाद का। अब रेडजेल आगे चलकर इस नियतिवाद में कम विश्वास करने लग गया था जैसे जैसे वो आया, लेकिन इसकी एक शिष्य है, इस रेडजेल की एक शिष्य है एलन सैम्पल। कौन है? एलन सैम्पल इसकी एक शिष्य है जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। कौन सी भूगोलवेत्ता है? अमेरिकन भूगोलवेत्ता। कौन है? अमेरिकन है। ये नियतिवाद की कट्टर समर्थक रही है।
इसकी नियतिवाद की अगर आपसे पूछ ले कि कट्टर समर्थक कौन रही है, तो एलन सैम्पल। अगर आपसे पूछ ले कि नियतिवाद का, किसका, नियतिवाद का जनक कौन है, या प्रणेता कौन है, या प्रवर्तक कौन है, तो प्रतिपादक या प्रवर्तक की बात है। कौन है प्रवर्तक? रेड जेल है। इतनी सी ये चीज़ याद रखनी है आपको। आपके सिलेबस में केवल एक शब्द दिया हुआ है नियतिवाद, लेकिन आपको इसके संदर्भ में ये चीज़ याद रखनी है कि नियतिवाद का मतलब है प्रकृति ही कर रही है जो भी कर रही है। कुछ भी हो रहा है इस धरातल पर, संपूर्ण धरातल पर कुछ भी हो रहा है, तो उसका जो मुख्य जिम्मेदार कारक कौन है? प्रकृति है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद कौन सा लिखा था हमने? संभववाद। इसके बाद लेते हैं संभववाद। ठीक है, संभववाद क्या कहता है? एक अभी हमने क्या पढ़ा है? नियतिवाद पढ़ा है। क्या पढ़ा है? नियतिवाद। और नियतिवाद के बाद में ये आया है संभववाद। नियतिवाद के बाद में जो कोई अगर संभववाद आया, क्या है? संभववाद। अब आप देखिए संभववाद क्या कहता है। नियतिवादी तो कहते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, अपना कुछ भी नहीं है। सब कुछ पूर्व निर्धारित है, अपना कुछ भी नहीं है। अगर बाइक तेज चल रही है और फिर एक्सीडेंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर रहे हैं, सब पहले से निर्धारित है। लेकिन संभववाद ये कहता है कि सब कुछ पृथ्वी नहीं करती, प्रकृति नहीं कर रही है। प्रकृति तो आपको संभावनाएं देती है। क्या देती है? संभावना देती है। प्रकृति क्या देती है आपको? संभावना देती है। क्या देती है? संभावना है। जैसे मैंने कहा कि आज बरसात हो सकती है, ठीक है, मतलब आपको मौसम देख के ऐसा लग रहा है कि बरसात हो सकती है लेकिन बरसात नहीं हुई, तो आपने तो क्या व्यक्त की है? संभावना व्यक्त की है। तो प्रकृति आपको क्या है? संभावनाएं देती है। जैसे आप कह रहे हो कि भाई आपने एक चीज़ देखिए, आप इसका जो प्रतिपादक है वो एक बार आप देख लीजिए। प्रतिपादक या प्रवर्तक कौन है? प्रतिपादक ये आपका विडाल डी लाप्लास। विडाल डी ब्लास, ये इसका क्या है? प्रवर्तक है संभववाद का। मतलब प्रकृति आपको संभावनाएं दे रही है। प्रकृति आपको आपका रोड बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है, रोड बहुत अच्छा बना हुआ है और आपकी बाइक बहुत तेज चल रही है। ये प्रकृति, ये नियतिवाद है, आप बहुत तेज। लेकिन प्रकृति कहती है, जो संभववाद ये कहता है कि जरूरी नहीं है, ये तो आपको रास्ता दिया है, रास्ता बना हुआ है, आप उस पर तेज बाइक क्यों चलाओ? धीरे धीरे चलाओ। क्या चलाओ? धीरे धीरे। तो दो चीज़ों के बीच में संभावनाएं व्यक्त की है। संभावनाएं किसने दी हैं? ये आपके देखो एक चीज़ है, देखो आपकी बुक्स में एक चीज़ लिखी हुई है। आप देखिए, अपनी बुक से अगर खोल के बैठे हो तो आप अपनी बुक्स में देखो कि समय के साथ लोग पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। क्या सब लिखा हुआ है? समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव ने बेहतर, अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। ये क्या कर रहे हैं आपका? ये शब्द कह रहे हैं आपके कि जो मानव है वो आपके सामाजिक और सांस्कृतिक, क्या, सामाजिक प्लस सांस्कृतिक, ये चीज़ तो किससे काउंट हो रही है? सामाजिक और सांस्कृतिक तो क्या है? नियतिवाद से काउंट हो रही है। कि सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ें किससे काउंट हो रही हैं? नियतिवाद से काउंट हो रही है। लेकिन इसमें क्या करा है कि उस सामाजिक सांस्कृतिक के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। इसके साथ में क्या है कि बाद में सक्षम प्रौद्योगिकी,
ऐसे समझिए। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि कोई मनुष्य जंगल में रहता है, ठीक है, और जंगल में बहुत तेज़ बरसात हो रही है। क्या हो रही है? जंगल में बहुत तेज़ बरसात हो रही है और वो इंसान के आसपास पानी बहुत ज़्यादा भर गया, ठीक है। अब प्रकृति तो ये कहती है, नियतिवादी तो ये कहते हैं कि पानी भर गया, अगर पानी में आप बह रहे हो, बहकर जा रहे हो, आप उस पानी में डूब रहे हो, तो ये सब क्या है? नियतिवाद है। क्या है? नियतिवाद। लेकिन संभववाद ये कहता है कि नहीं, आप उसमें जीने की संभावनाएं ढूंढो। आप बहकर जा रहे हो तो उसमें आप क्या ढूंढो? जीने की संभावना ढूंढो। तो जीने की संभावना कैसे ढूंढो? हो सकता है आसपास कोई पेड़ हो, पेड़ पर चढ़ जाओ। किस पर चढ़ जाओ? पेड़ पर चढ़ जाओ। या फिर आपको पता है कि इतने दिनों बाद में या बरसात के दिनों में वर्षा होती है, तो आप नाव तैयार कर लो। पहली संभावनाएं तलाशो। क्या तलाशो? संभावनाएं। तो विषम परिस्थितियों में या नियतिवाद के संदर्भ में जिन चीज़ों की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, तो वो क्या कहलाएगा? संभववाद। इसमें लिखा हुआ, देखो इसमें लिखा हुआ है कि पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं। मानवीय सांस्कृतिक भूदृश्य, जो भी आप चीज़ें देखते हो, सांस्कृतिक भूदृश्य से मतलब यह है कि जो भी आप धरातल पर चीज़ें देखते हो, जितनी भी चीज़ें हैं धरातल पर, चाहे मकान है, पर्वत है, जो मानव के द्वारा निर्मित हैं, वो सब किस में आएंगे? मकान है, दीवार है, मस्जिद है, मकबरा है, अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं, ये सब किस में आएंगे? आपके जैसे आपकी रेड क्लिफ है, ये सब किस में आएंगे? सांस्कृतिक भूदृश्य में आएंगे। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। उच्च भूमि पर स्वास्थ्य विश्राम है। देखो एग्जाम्पल, कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि पहाड़ है। क्या है? पहाड़ है। संभावना की बात कर रहे हैं कि ये पर्वत है। क्या है? पर्वत है। प्रकृति तो ये कहती है कि आप इन क्षेत्रों में निवास नहीं कर सकते, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें निवास नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो नियतिवादी तो यही समझते हैं ना कि यहाँ पर निवास नहीं कर। लेकिन संभववाद ये कहता है कि आप उसमें संभावना तलाशो और वहाँ अच्छी सुविधाएं, प्रौद्योगिकी, सक्षम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, किसका? टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप यहाँ भी मकान बना सकते हो। सारी बात समझ में? नियतिवाद तो कहता है कि आप ऊंचे पर्वतों पर नहीं रह सकते, क्योंकि आपको वहाँ प्रकृति ने रहने लायक स्थान ही नहीं दिया या प्रकृति ने ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दिया। लेकिन संभववाद क्या कहता है कि अगर आपके पास में सक्षम प्रौद्योगिकी है तो आप यहाँ भी निवास कर सकते हो। यही संभववाद है। क्या है? यही संभववाद है। अब आप देखो देखो संभावना है। समुद्र है। समुद्र क्या है? प्रकृति है, प्रकृति का दिया हुआ समुद्र। हाँ देखो समुद्र प्रकृति का दिया हुआ पूरा। पानी की आवश्यकता की पूर्ति भी समुद्र नहीं करता। नियतिवादी तो ये मानते हैं कि समुद्र है, इसका उपयोग कुछ नहीं हो सकता, प्रकृति ने अपने आप दे रखा है इसका। लेकिन संभववादी क्या मानते हैं कि इसमें जल मार्ग बनाओ, जल मार्ग के रास्ते से समुद्र क्या किया जा सकता है? उपयोग किया जा सकता है। बंदरगाह बनाकर समुद्र का उपयोग किया जाता है। तो ये है संभववाद, मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज़ों में ऐसी चीज़ें, ऐसी संभावनाएं तलाशना जो मानव की सक्षम प्रौद्योगिकी के द्वारा, मानव की सक्षम प्रौद्योगिकी द्वारा उन चीज़ों का हम उपयोग कर सकें। तो ये किस में आएगा? संभववाद में। थोड़ा समझ में आया? थोड़ा सा ये है कि नियतिवाद है, नियतिवाद में संभववाद है। संभववाद के बारे में आपको चीज़ें समझनी है कि संभववाद किस सेक्टर में काम करता है। तो सक्षम प्रौद्योगिकी है तो संभववाद में काम करेगा। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका नवनिश्चयवाद। ये चीज सुनो,
सफ़र तो आप सब ने किया है, वर्तमान में सफ़र सब करते हैं, करते नहीं करते हैं, करते हैं। तो आप लोग बस से सफ़र करते हो, सिटी में जब आप सफ़र करते हो, तो सिटी में जब सफ़र करते हो तो आप एक ट्रैफिक सिग्नल जो होता है, जहाँ पर रेड बत्ती लगी होती है, पीली लगी होती है और ग्रीन, कौन कौन सी लगी होती है? एक तो रेड लगी होती है, एक येलो और एक ग्रीन। ये 3 बत्तियां लगी रहती हैं, ठीक है। येलो, रेड और ग्रीन। ग्रीन कहती है कि आप कोई भी चीज़ें वहाँ से निकल सकते हो। रेड कहती है कि आपको वहाँ पर रुकना है, और ये कहती है कि आप धीमी गति से निकल सकते हो। लेकिन इसके बाद में ये चीज़ देखो, आप 3 चीज़ें हैं, जैसे आपका देखो 3 बत्तियों का जिक्र किया है मैंने, किसका? रेड का। इसका मतलब आपको रुकना है, ग्रीन का मतलब आपको चलना है। ये जो येलो है, इसका मतलब है आपको तैयार रहना है। शब्द प्रयोग किया है एम्बर। इसका मतलब क्या है कि अगर ग्रीन हो रही है, ग्रीन के बाद में येलो होगी, मतलब आपको रुकने के लिए तैयार होना है। आपको अगर, जैसे मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूं, जैसे आप बाइक चला रहे हो, और बाइक चलाते समय तुमको सामने आपको वो दिखा रहा है, चौराहा दिखाई दे रहा है, और वहाँ पर बत्ती लगी हुई है, रेड और येलो और आपकी ग्रीन। और आप जब चला रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा है कि वो बत्ती रेड हो, वहाँ पर बत्ती ग्रीन हो रही है। इसका मतलब वहाँ से साधन निकल रहे हैं। ग्रीन हो रही मतलब वहाँ साधन निकल रहे हैं। अब ग्रीन होने के बाद में जब आपको लगे कि बत्ती येलो हो गई, इसका मतलब है कि आपको इसके बाद में रुकना ही है। मतलब आपको संकेत दे रही है कि इसके बाद में आपको रुकना है, तो आपकी स्पीड है जो धीमी कर लो। और येलो होने के बाद में बत्ती क्या होगी? रेड हो जाएगी। रेड के बाद में फिर वापस येलो होगी, इसका मतलब आपको चलने के लिए तैयार होना है। इसलिए कि चलने के लिए तैयार होना है। तो येलो शब्द जो है, येलो बत्ती है, वो तैयार करती है रुकने के लिए और चलने के लिए, दोनों के बीच। लाल और ग्रीन के बीच में रुकने के लिए और चलने के लिए तैयार करती है येलो। रेड का मतलब रुकना है, ग्रीन का मतलब चलना है। अब देखो, बत्ती रेड हो रही है, आप फिर भी जा रहे हो तो एक्सीडेंट होने की संभावना होगी। बत्ती ग्रीन हो रही है, फिर भी आप बीच में रुक गए, फिर भी एक्सीडेंट होने की संभावना रहेगी। तो यही संकल्पना जो है, कौन सी संकल्पना? इस संकल्पना को दूसरा नाम दिया गया रुको और जाओ। रुको और जाओ, समझ में आ रहा है? मतलब प्रकृति आपको इशारा करती है कि आप ये काम कर सकते हो। प्रकृति आपको इशारा करती है कि आप ये काम कर सकते हो, तो वो काम करिए। और प्रकृति आपको जब इशारा करती है कि ये काम नहीं कर सकते, तो आप वहाँ रुक जाइए। अब आप बोलोगे प्रकृति कैसे इशारा करेगी? ऑब्वियसली ये क्वेश्चन होगा आपका कि प्रकृति कैसे इशारा करेगी। तो आप देखिए कि आप जब वन काटते हो, आप इधर वन बहुत ज़्यादा हो गए, वन ज़्यादा हैं तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा हो गया। वन कम हो गए तो ऑक्सीजन भी कम हो गई। ऑक्सीजन कम हुई, इसके साथ में CO2 जो है क्या हो गई? बढ़ गई। CO2, ये तो ऑक्सीजन और ये वन कम हुए, ऑक्सीजन भी कम हो गई, लेकिन CO2 क्या हो गई? बढ़ गई। अगर वन ज़्यादा है और CO2 बढ़ रही है, तो प्रकृति आपको इशारा कर रही है कि आप थोड़ा बहुत सुविधा के अनुसार पेड़ पौधे काट सकते हो। अगर पेड़ पौधे खूब हैं तो आप उस सुविधा के अनुसार पेड़ पौधे काट सकते हो। लेकिन पता चला वन कम हो गए और ऑक्सीजन भी कम हो गया और CO2 लेवल बहुत बढ़ गया। इसका मतलब ये आपको रेड बत्ती का संकेत दे रहा है कि CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सांस लेने में समस्या आएगी,
तो ये किसका इशारा दे रहा है? रेड बत्ती का। तो इसी को क्या कहा गया है? रुको और जाओ कहा गया है। क्या कहा गया है? रुको और जाओ। ये संकल्पना जो है रुको और जाओ, रुको और जाओ या नव निश्चयवाद, ये किस किस के मध्य की है? आप देखो, ये समझ में आया ना? वन वाला समझ में। अब देखो हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले नियतिवाद पढ़ा था, नियतिवाद, और उसके बाद पढ़ा था संभववाद। ये दो चीजें पढ़ी थी। नियतिवाद के कौन थे? रेड जेल। कौन थे? रेड जेल। और इधर कौन था? इधर था ब्लास। कौन था? ब्लास महोदय। इन दोनों के मध्य जो बीच का रास्ता है वो क्या है? नव निश्चयवाद या नियतिवाद है। मतलब आप इस पर भी ज़्यादा विश्वास मत करो, इस पर भी ज़्यादा विश्वास मत करो, बीच का रास्ता चुनो, जिसे क्या कहा गया? रुको और जाओ। प्रवर्तक कौन है बताइए? इसके प्रवर्तक हैं ग्रिफिथ टेलर। कौन है? ग्रिफिथ टेलर है। और इसमें किन किन चीज़ों को प्रयोग किया गया है? रेड, येलो और ग्रीन। रेड कहता है रुकना है, ग्रीन कहता है चलना है, और ये कहता है रुकने व चलने के लिए तैयार। रुकने व चलने के लिए क्या रहना है? तैयार रहना है। ये चीज़ क्लियर है आपको? हाँ, तो ये चीज़ है आपको, रुकने और चलने के लिए क्या रहना है? तैयार रहना है। तो ये रुको और जाओ, आप जो क्वेश्चन 12वीं में जो आते हैं वो ऐसे आते हैं कि रुको जाओ संकल्प में किसकी है, नवनियतिवाद किसका है, संभववाद किसका है। तो इनको थोड़ा सा आप एक बार देखें, ठीक है? बाकी क्लास आपकी कल। थैंक यू।